नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिलसे में। और आज हम बात करने वाले हैं एडिलेड ओवल के पिंक बॉल टेस्ट के बारे में, जिसमें कि इंडिया को 10 विकेट की करारी हार मिल चुकी है। और इतना बढ़िया जो पर्थ में इन्होंने परफॉर्म किया है, उसके बाद एडिलेड में ये 10 विकेट की करारी हार, तो दोनों टीमें एकदम टक्कर पे आ गई है। तो डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में और साथ ही बात करेंगे इंडियन बैटिंग लाइनअप के बारे में भी। आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर सेम रखेंगे, पहले स्टैट्स की बात करेंगे और उसके बाद उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो इंडिया अगर फॉलो करती तो क्या पता हम इस मैच में अभी 2-0 होते। अगर हम स्टैट की बात करें तो इंडिया ने अपने पहले इनिंग में बनाए 180 और दूसरे इनिंग में उस प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 175 पे ऑल आउट हो गए। दोनों ही इनिंग में नीतीश रेड्डी ने 42 रन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया और उसके अलावा पंत और गिल ने भी अच्छे कंट्रीब्यूशन किए। और साथ ही गिल के साथ केएल राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया एक इनिंग में। अगर हम पहले इनिंग की बात करें तो वहाँ पर 180 रन का जो टोटल स्कोर था, उसमें बेस्ट था नीतीश रेड्डी का 42 रन, 37 रन बनाए केएल राहुल ने और 31 रन बनाए शुभमन गिल ने। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क अकेले अकेले 6 विकेट लेके गए हैं। उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर बैटिंग की तो उन्होंने साबित कर दिया वो क्यों पिंक बॉल की बेस्ट टीम है। उन्होंने टोटल बनाए 337 रन, जिसमें अकेले ट्रेविस हेड ने बनाए 140 141 बॉलों में और साथ ही लाबुशेन ने बनाए 60 प्लस रन्स। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग क्यों कहलाते हैं पिंक बॉल टेस्ट के बेस्ट टीम। उसके बाद जब उसका जवाब देने, जब लीड जो था उसको कम करने के लिए और स्कोर करने के लिए सेकंड इनिंग में उतरी इंडियन टीम, तो वो 175 पर ही ऑल आउट हो गए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे पैट कमिंस के, जिन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं वहाँ पर। और उसके अलावा बैटिंग में सेम वही नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए और साथ ही पंत और गिल ने बनाए 28-28 रन। इस परफॉर्मेंस के बेस पे हम चाह रहे थे कि हम इस तरीके से ये मैच जीतने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 19 रन बनाने पड़े सेकंड इनिंग में और उन्होंने 10 विकेट से ये मैच जीत लिया। इसमें मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड ही होने वाले थे, क्योंकि जहां सबको इतनी मुश्किल आ रही थी उन्होंने 140 रन बनाए 141 बॉलों में। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेविस हेड ने वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी होंगी इंडियन टीम की भी, और हमारी तो कर ही दी थी। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो आप देखोगे तो अपनी बॉलिंग टीम की परफॉर्मेंस उतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि ख़राब थी बैटिंग टीम की परफॉर्मेंस। ठीक है, अपना बैटिंग लाइनअप जितना गिरा हुआ था, बॉलिंग लाइनअप के पास अगर अगर बॉलर्स को आप रन बना करके दोगे तो वो उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड पे रन नहीं लगाओगे तो बॉलर्स के पास भी कोई चांस नहीं है कुछ करने का। हालांकि मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो मेरे पिच रिपोर्ट वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने वहाँ भी कहा था कि अभी कैप्टन के पास चॉइस है कि वो हर्षित राणा को रखें या एक मेन बॉलर खिला लें उनकी जगह। तो वहाँ पर भाई अपने कैप्टन ने चुना हर्षित राणा को, और मैं हर्षित राणा से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर आप हर्षित राणा की बात करो तो वो बॉलिंग कर ही रहे थे। ठीक है, बॉलिंग कर रहे थे, उतना कुछ बैटिंग में इंप्रेसिव नहीं कर पाए, जिसका एज समझ करके हम उन्हें लेके आए थे। तो आपको स्टार्टिंग में चांस तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग के मैचेस में ही उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये कॉल था कैप्टन का। और अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो भाई रोहित शर्मा किसी न किसी वजह से मुझे डिप्रेशन में लग रहा था पूरे मैच में। कोई उस तरीके वो गेम को ना एंजॉय कर रहे हैं, ना कैप्टनसी उस तरीके की दिखी। ऊपर से जो मैंने कहा था पिच रिपोर्ट वाली बात में कि ग्रीन पिच है, जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग लेगी और सामने वाले को पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। इसका ठीक उल्टा, इंडियन टीम ने टॉस जीता और बैटिंग लेने का डिसाइड किया ग्रीन पिच पे। देखो, एक बात ये समझ में आती है कि अगर आपको अपनी बैटिंग लाइनअप पे इतना भरोसा है कि भाई इस ग्रीन पिच पे हम जैसे तैसे झेल लेंगे और 300 तक भी बना लेंगे, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन जहां आप बैटिंग ले रहे हो और उसके बाद 180 175 पे ऑल आउट हो रहे हो, चलो पहली इनिंग में हुए सो हुए, दूसरी इनिंग में भी आप 175 पे ऑल आउट हो गए हो, तो फिर ये कहने वाली बात नहीं रह जाती है कि आप अपनी बैटिंग को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा समझ रहे हो। और ये तो शर्म की बात है कि दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप कही जाने वाली टीम 180 और 175 पे ऑल आउट हो जाए। ऐसा लग रहा था कि हम T20 का स्कोर देख रहे हैं। बस वो ये भूल गए हैं कि हमारे पास खेलने के लिए और दिन पड़े हुए थे और विकेट पे टिक करके वो और भी रन बना सकते थे। सेम चीज़ की ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत एग्रेसिव बैटिंग हुई लेकिन उन्होंने संभल के की। अग्रेसिव बैटिंग करने से पहले उन्होंने पिच का जायज़ा लिया और उनको पता था, जो मैंने कहा था कि सीम फ्लैट होगी और उसके बाद रन बनेंगे, तो उस तरीके से स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड ने रोके हैं बॉल, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट 100% के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं वो। लेकिन
इंडियन टीम में कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं है। सारे किंग और हिटमैन सब सिर्फ कहने के लिए रह गए हैं। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, बट एक चीज़ होती है टाइम रहते ही ग्रेसफुली रिटायर हो जाना, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने। अब ये टाइम आ गया है कि इन लोगों को कंसिडर करना चाहिए, या अगर आप सिर्फ पैसे के लिए खेलना चाह रहे हो तो ये आपकी चॉइस है, हम तो नहीं बोलेंगे कुछ। इंडियन टीम का ये अभी पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग, इनके पास कोई कोचिंग स्टाफ, कोई मैनेजमेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर पिच रिपोर्ट में मुझे इतना समझ में आ सकता है और उसके बावजूद इतनी गलतियां, मुझे वो सेम 2003 वाला वर्ल्ड कप फाइनल याद आ गया, यहाँ पर गांगुली ने टॉस जीत करके डिसाइड किया था कि वो बॉलिंग करेंगे। यहाँ जस्ट उल्टा था, यहाँ बॉलिंग करनी थी और इन्होंने बैटिंग ले ली। तो सेम वही चीज़ है। लगता है अब ये भी उसी मोड में चले गए हैं जहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप ही को भारी पड़ने लगता है कि आप हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हो। तो अब रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस कैप्टनसी को हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे विराट कोहली का था कि वो ग्रेसफुली उन्होंने कैप्टनसी को नमस्ते कर दिया कि भाई नहीं, आप में से कोई कर लो, मैं बैटिंग पे फोकस करता हूँ। हालांकि वो दिख नहीं रहा है कि वो कितना फोकस कर रहे हैं बैटिंग पे। फर्स्ट इनिंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल पे ही यशस्वी जायसवाल एलबीडब्ल्यू, उसको ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो बॉल की लाइन में ही आ गए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनको पता था कि उनका स्टांस क्या है और बॉल किधर जा रही है, तो बिल्कुल मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रेश थे। जो बात चल रही थी कि रिवर्स भी नहीं हो रही थी उस तरीके से, तो डायरेक्टली ये तो स्टार्क को इसके पूरे पॉइंट मिलेंगे कि उन्होंने उन्हें डिसीव किया बुरी तरीके से। ठीक है, केएल राहुल ने जो शॉट खेला था, लग ही नहीं रहा था कि वो खेलना चाह रहे हैं कि नहीं खेलना चाह रहे हैं। सेम अब उसमें वो आउट हुए हैं, आधा खेला हुआ शॉट खेल करके वो आउट हो गए। उसके बाद बात आती है विराट कोहली की। तो विराट कोहली की सेम गलती लास्ट मैच में, जैसे वो बैट को नहीं बचा पाए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो खेलना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, बैट बचा रहे थे, छोड़ रहे थे बॉल। अगर छोड़ रहे थे तो आपको बॉल की लाइन तक नहीं दिख रही, क्या वो हालत हो गई है? तो बैट सेम तरीके से टच किया उन्होंने जैसे फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग में किया था उन्होंने, और उन्होंने दे के मतलब अपना विकेट थ्रो किया है विराट कोहली ने मेरे हिसाब से। आप लोगों का जो भी कहना हो वो आप कमेंट में कह सकते हो। हाँ, और हाँ, साथ ही लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इंडियन टीम तक भी ये बात पहुँचे कि जब अगर एक बंदा घर में बैठ करके इतना एनालाइज कर सकता है चीज़ों को, तो इंडियन टीम क्या कर रही है, खाली खर्चा कर रही है या एनालिसिस भी हो रही है। गिल की भी अगर बात करें तो मतलब उससे पहले जस्ट जिस बॉल पे वो आउट हुए, उससे पहले अच्छा खासा मिडल हो रही थी बॉल, अचानक से एक बॉल आती है और वो लाइन मिसजज होती है और वो आउट हो जाते हैं। देखो, जो भी लाइन मिसजज कर रहा है ना, उसको वहां क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं। हालांकि मैंने पास में भी देखा, बहुत से लोग कहते हैं गिल की टेक्निक बहुत सॉलिड है, हालांकि मुझे इस पर हमेशा डाउट रहा है। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, चाहे वो न्यूजीलैंड वाले सीरीज की वजह से हो या जिस भी वजह से हो। वो बॉल पे जो पहले कहते थे ना, एक इंटरव्यू है विराट कोहली का, जब वो कहते हैं कि रोहित शर्मा के पास आधा एक सेकंड ज़्यादा है बॉल को देखने के लिए, मुझे लगता है वो सेकंड अब वेस्ट हो गया है। अब उन्हें बॉल नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेले हैं ना, डिफेंस करते हुए आउट हो जाना, मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि आखिर रोहित शर्मा क्या साबित करना चाह रहे थे वहां पर। फिर बात आती है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत अच्छा खासा जैसे खेलते हैं, रिस्क लेके खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, अल्टीमेट एंगल्स बनाते हैं, जैसे मारते हैं वैसे मारते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी, पूरे कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हुई कि आधा खेला हुआ शॉट उन्होंने खेला और आउट हो गए। दैट्स इट, और कुछ नहीं है उनके उसमें। अगर वो कॉन्फिडेंस से खेलते ना, सेम बॉल वो मार सकते थे, बट इन्होंने कॉन्फिडेंस रखा नहीं। और यहीं पे कहानी शुरू होती है बाउंसर्स की, कि बाउंसर मार करके ऑस्ट्रेलियन टीम ने विकेट गिराने का पूरा प्लान बना लिया था। तो बाउंसर्स उन्होंने शुरू कर दिए थे, और ऋषभ पंत के केस में मुझे समझ में नहीं है वो बाउंसर से सरप्राइज थे या वो शॉट खेलना चाह रहे थे या वो शॉट नहीं खेलना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि आखिर ऋषभ पंत वहाँ चाह क्या रहे थे, और वो आउट हो गए, उन्होंने विकेट अपना थ्रो कर दिया है। फॉर अश्विन का मैं कहूँगा कि वो भी अच्छा खासा खेल रहे थे अपना। अगर आप देखोगे तो 100% का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट चल रहा था उनका, और अचानक से बॉल मिसरीड करते हैं कि किस लाइन पे आ रही है। और स्पीड के केस में मैं कहूँगा कि स्पीड में बीट हो सकते हो आप, तो ये भी जो भी बॉल की लाइन मिसरीड हुई है ना, मैं मान सकता हूँ कि ये मिस जजमेंट था बॉल की लाइन का, और इसमें बैट्समैन को नहीं, आप बॉलर को ही पॉइंट दे सकते हो कि उसने विकेट निकाला है भाई, इनका स्पीड से इनको डिसीव किया है। उसके बाद हर्षित राणा की बारी आती है, वो बोल्ड ही हो गए थे। और उसके बाद टेल एंडर्स की क्या ही बात करें, बुमराह का जिस तरीके से एज लगा है, मतलब वो तो अलग ही था। और
नीतीश रेड्डी ने भी जो शॉट मार करके जो आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग में, वो मिस जजमेंट था कि किस डायरेक्शन में मारना चाहिए, किस डायरेक्शन में मारा उन्होंने, तो वो मिस जजमेंट था। स्टिल बेस्ट स्कोर उन्हीं का था 42 का। तो ऑस्ट्रेलिया की तो खैर क्या ही बात करें, वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल लग रहे थे। उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग भी की है, स्टार्टिंग में जहां रोकना था उन्होंने रोका भी है, और उसके बाद उन्होंने बाद में रन भी मारे हैं उस तरीके से। अगर बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की और ट्रेविस हेड की बैटिंग की वहाँ पर। अब उसके बाद अगर सेकंड इनिंग की बात करें इंडियन टीम की, केएल राहुल हाफ प्लेट शॉट पे आउट हो गए थे, जायसवाल हाफ प्लेट शॉट पे आउट हो गए थे। पहले दोनों ही अच्छी कॉन्फिडेंट बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद अचानक से अपना विकेट थ्रो करके चले गए। विराट कोहली के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, रोहित शर्मा के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब अब उनको ना, अब एक तरीके से ना वो लेजेंड्स हैं, वेटरन्स होने जा रहे हैं, और उनके बारे में कुछ भी कहना है ना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट ये उन्हें सोचना पड़ेगा कि ग्रेसफुली रिटायर हो जाना इज़ बेटर। ग्रेसफुली रिटायर हो जाना इज़ मच बेटर कि आप जाते जाते ना अपने स्टैट्स के भरोसे खाओ और उसके बाद अपने स्टैट्स भी खराब करके जाओ। उसके बाद बात करते हैं गिल की। तो गिल तो पूरी तरीके से पेस से बीट हो गए थे। पंत डिफेंस करते हुए आउट हुए, अश्विन ने ट्राई किया मारने का और आउट हो गए, और राणा को तो खैर, राणा तो बैटिंग भूल ही गए, तो हर्षित के बारे में क्या ही कहें, ठीक है, तो वो चले ही गए। और उसके बाद सिराज भी ट्राई करते हुए आउट हो गया। तो भाई ये था इंडियन टीम का जो बैटिंग का एनालिसिस था मेरी तरफ से। अब इसको अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं इंडियन टीम की बैटिंग को, तो मैं कहूँगा कि बैटिंग में इंडियन टीम अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। रोहित शर्मा कैप्टेंसी में भी और बैटिंग में भी अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब चाहे आप कह लो कि ये पिंक बॉल की वजह से था, आप कह लो डे नाइट की वजह से था, आप कह लो कि घर पे अलग माहौल है, यहाँ पे अलग माहौल है, उसकी वजह से था, लेकिन वो ये कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। बट यही टाइम होता है जब आप वन डाउन होते हो ना, तभी आपको हिम्मत दिखानी होती है, तभी आपको टीम को एकजुट करना होता है, और वही टाइम होता है इतिहास रचने का। सो द बिगेस्ट लेट डाउन गिव्स यू चांस टू मेक अ ग्रेट कमबैक। जिस तरीके से रहाणे ने इंडिया का कमबैक कराया था 1-1 के ड्रॉ के बाद, ये ठीक वैसा ही टाइम बन गया है कि अब 1-1 का ड्रॉ हो गया, दोनों टीमों ने बड़ी बड़ी जीत ली है, और यहां से इनको साबित करना पड़ेगा कि ये क्यों ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। अब आगे सारे रेड बॉल मैचेस हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और रोहित शर्मा को खुद को समेटना पड़ेगा। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया है। मैंने रिव्यू किया है न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ का, और मुझे पता है वो बहुत बुरी हार है, ठीक है, बहुत बुरी हार है, मुझे पता है। बट चाहे हार हो या जीत हो, हम इंडियन टीम के साथ हैं। जब प्राइड आता है ना उनकी विक्ट्री के साथ, उनके लॉस के साथ वो शेम भी आता है, और वो हम सब शेयर करेंगे। बट मेरा ये मैसेज होगा रोहित शर्मा को कि प्लीज़ आप ये मत सोचो क्या हो रहा है, आप इस गेम को एंजॉय कर लो जब तक चांस मिला है, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड्स जा चुके हैं यहाँ से, आप लोग भी लेजेंड्स हो, और जब तक टाइम मिला है आप इसे एंजॉय करो। दुनिया की तरफ मत देखो मैं क्या कहता हूँ, मत देखो, मत देखो मेरे रिव्यूज़ में मैंने क्या बुराई की है। मैं जस्ट आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को सुधार सको। जो भी मुझे लगता है, जितना थोड़ा भी मुझे पता है, उसके हिसाब से जो भी मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपकी टीम में अगर आप इंडियन मैनेजमेंट कोई एनालिसिस करके नहीं दे सकती है तो नहीं दे सकती है। आप बाकी की जगह जो आपको लगता है, और भी 4 लोग होंगे, आपके पर्सनल कोचेज होते होंगे, आपके बचपन के कोचेज होंगे, उनसे बात करो। अगर मुझसे नहीं तो उनसे बात करो और ये जानने की कोशिश करो आखिर क्या मिस हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विराट कोहली ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि रोहित शर्मा ना हो। तो वो चीज़ें आज भी आपके अंदर है, अपने अंदर एक्सप्लोर करो और एक तगड़ा कमबैक करके दिखाओ, क्रिटिक्स का मुंह बंद करके दिखाओ। तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया नेक्स्ट मैच के लिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा भाई, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है वीडियो तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।